एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और बुरी खबर आई है। टीवी अदाकार समीर शर्मा की लाश उनके घर पर पंखे से लटकी मिली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। समीर ने रवासाल फरवरी में ही मलाड में एक घर किराए पर लिया था। जरा के मुताबिक फ्लैट के मालिक ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन करके बताया कि 2 दिनों से समीर के घर का दरवाजा नहीं खुला है, जिसके बाद सेक्रेटरी ने पुलिस को फोन किया। तो एक बड़ी खबर मुंबई की मलाड से, जहां पर टीवी फनकार की मौत। प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, एक और अदाकार की फनकार की मौत मुंबई में, कैसे देखा जा रहा है? क्या कुछ जानकारियां अभी तक मिली हैं? बिल्कुल, देखिए, हमने देखा है कि इस साल ही बड़े बड़े नामचीन जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं और आत्महत्याओं की सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल जिस तरह से समीर शर्मा के शव को कल रात मलाड पुलिस ने सीलिंग से लटके हुए बॉडी को जब नीचे उतारा तो उसके बाद जांच पड़ताल की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले ही यह हादसा हुआ है, क्योंकि जो शव था उससे स्मेल आना शुरू हो चुका था। और जिस तरह से जो घर के मालिक थे उन्होंने सेक्रेटरी को जानकारी दी कि समीर अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है, फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल अब जांच की प्रक्रिया में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी पहलू मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि मौके वारदात से सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन एडीआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि समीर उस घर में अकेले रहते थे। इसी साल के फरवरी महीने में उस घर को रेंट पर लिया गया था और उसके बाद से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्या कामकाज की दिक्कत थी या फिर पैसों की दिक्कत थी या फिर इसके पीछे कोई और राज है, ये अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी। मुंबई पुलिस इस मामले को बारीक नजरे से देख रही है और जांच की पड़ताल की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। बहरहाल एक टीवी फनकार की बुरी खबर कि एक फनकार जो काफ़ी बड़े सीरियल में काम कर चुका था लेकिन अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। एक बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सिंह केस को लेकर आ रही है। जी हाँ, सुशांत सिंह खुदकुशी केस में सीबीआई की खुसूसी टीम करेगी मामले की जांच। खुसूसी टीम की सरबराही गगनदीप गंभीर करेंगे। गुजरात कैडर के आईपीएस हैं गगनदीप। बड़ी खबर, सीबीआई की खुसूसी टीम सुशांत सिंह खुदकुशी मामले की जांच करेगी। खुसूसी टीम की सरबराही गगनदीप करेंगे। गुजरात कैडर के आईपीएस हैं गगनदीप। तो सुशांत सिंह मामले में सीबीआई ने हरी झंडी दिखा दी है। सीबीआई की खुसूसी टीम इस मामले की जांच करेगी और इस खुसूसी टीम की सरबराही करेंगे गगनदीप गंभीर, जो कि गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। आगे बढ़ेंगे। एलएसी पर कशीदगी जारी है और वजारत दिफा के मुताबिक ये तातुल लंबा खिंच सकता है। वजारत दिफा ने यह तस्लीम किया कि चीन की फौज ने हिंदुस्तानी इलाकों में दरअंदाजी की थी। वजारत दिफा ने वेबसाइट पर दस्तावेज जारी किया है, जिसके मुताबिक 5 मई से गुलवान में चीनी फौज की सरगर्मियों में इजाफा होने की बात कही गई। वजारत दिफा के मुताबिक कोगरंग नाला, गोघरा और पेंगोंग झील के करीब चीन की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई थी। तातुल को खत्म करने के लिए दोनों मुल्कों के बीच कमांडर सतह की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई है। और वहीं इसी मामले पर राहुल गांधी का भी ट्वीट आया। वजारत दिफा के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। वजारत दिफा ने चीन की सीनाजोरी को माना है तो फिर वजीर आजम झूठ क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सवाल किया है, कहा है कि वजारत दिफा ने चीन की सीनाजोरी को माना तो फिर वजीर आजम झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो यह है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि वजारत दिफा ने चीन की सीनाजोरी को माना तो वजीर आजम झूठ क्यों बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। सलामती काउंसिल में चीन ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसे हिंदुस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। चीन के इस अमल पर हिंदुस्तान ने सख्त नोटिस लिया है। हिंदुस्तान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि दाखिली मामले में चीन की मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि चीन पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका है, लेकिन पहले की ही तरह इसे आलमी बरादरी की हिमायत नहीं मिली।
महाराष्ट्र के पालघर हुजूमी तशद्दुद मामले में महाराष्ट्र हुकूमत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को इस केस में अब तक हुई जांच और मुलजिमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई की तफसीलात पेश करने को कहा है। इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताल्लिक भी जानकारी फराहम करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र ने अदालत से कहा कि इस केस में 2 चार्जशीट दाखिल की गई हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर के नौनामजद एलजी मनोज सिन्हा जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। कल ओहदे का हलफ लेंगे। वहीं साबिक एलजी जीसी मुर्मू भी दिल्ली के लिए जम्मू से रवाना हो चुके हैं। वाज़ेह के जीसी मुर्मू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसे सदर जमहूरिया ने कबूल भी कर लिया। अब कल मनोज सिन्हा एलजी के ओहदे पर फायज किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला व बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया एलजी तकर्रुर किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के आवाम की तवक्कुआत पर खरे उतरेंगे। कदम है, मुर्मू जी ने अपना कार्यकाल बड़ी भलीभांति से निभाया है और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो उनके द्वारा हुए वो ऐतिहासिक हैं। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके मनोज सिन्हा जी अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान मनोज सिन्हा जी का रहेगा। हमें विश्वास है कि वो अपना जो कार्य है भली भांति निभाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का एलजी तकर्रुर किए जाने का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खैर मकदम किया है। एनसी जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने मनोज सिन्हा को एक सुलझा हुआ इंसान करार देते हुए जम्मू कश्मीर में सबके काम होने की उम्मीद जाहिर की। मुश्किल दौर से गुजर रहा है और एक ऐसे तारीख के पड़ाव पे है कि ये सबके लिए एक बहुत बड़ी इम्तहान की घड़ी है और ये उम्मीद की जाती है कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं वो एक सियासी अनुभव रखते हैं। वो सबको साथ लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम की भावनाओं और आकांक्षाओं की सही अक्कासी दिल्ली के साथ करके जम्मू कश्मीर के लोगों के भावनाओं को समझकर ऐसे इक़दामात उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर एक मजबूत राज्य बने और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिल की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। लोगों की भावनाएं और आकांक्षाएं जो हैं उनको समझना और भांपना जम्मू कश्मीर में बहुत आवश्यक है और एक पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त बना है। मुझे उम्मीद है कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं वो चूँकि एक सियासी अनुभव रखते हैं, वो जो सियासी खला जम्मू कश्मीर में बना है उसको दूर करके लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझकर उनकी सही अक्कासी करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा का नए एलजी मनोज शर्मा की तकर्रुरी पर रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने इस तकर्रुरी को जम्मू कश्मीर में बीजेपी की नाकामियों को छुपाने का जरिया करार दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का इस्तीफा एक हलचल की बात है और यह इस्तीफा नहीं समझा जाता क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है कि किसी बात पे मैं समझता हूं कि 4G पे जो उनका बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि 4G रिस्टोर करने के लिए उनको एतराज़ नहीं, शायद एक वजह वो हो सकती है। दूसरा उन्होंने चुनाव के बारे में एक टिप्पणी की थी जिस पे चुनाव आयोग और केंद्र ने जो है वो उस पर सख्ती से मैंने लगता लिया है। कानपुर से इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर यह है कि PAC 37 बटालियन के 26 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 इंस्ट्रक्टर और 24 जवान हुए कोरोना से मुतासिर और भी जवानों को हो सकता है कोरोना। PAC के गेट में लगाया गया है ताला। कानपुर PAC में लोगों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। कानपुर से खबर है बड़ी PAC। संदीप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पूरी जानकारी के लिए। संदीप, कानपुर से ये खबर आई है PAC के जवानों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ अपडेट आप देंगे अभी?
जी जिलानी, बिल्कुल जिस तरह से जांच हुई, पीएसी बटालियन 37 की जांच हुई, उसमें से 26 जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 2 इंस्ट्रक्टर हैं जो कि सिखाते हैं, 24 रंगरूट हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएसी के गेट पर ताला लगा दिया गया है और वहां पर और जांच जारी है। अभी हो सकता है कि कुछ और लोग पॉजिटिव पाए जाएं, ऐसी आशंका लगाई जा रही है, इसीलिए वहां से आने जाने वाले लोगों के लिए रोक लगा दी गई है। जी जिलानी जी, क्या वजह बताई जा रही है? इतनी बड़ी तादाद में ये जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या वहां पर किसी तरह के एहतियाती इक़दाम नहीं उठाए गए? क्या कुछ कमियां रह गई थी? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन जो अधिकारियों से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उनका कहना है कि जिस तरह से पीएससी के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती थी, ड्यूटी पर वो गए हैं, वहां पर जांच नहीं हुई है। उसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जांच ना होने की वजह से संक्रमण फैला है और वो संक्रमण जो है पीएससी के आवास और पीएससी के जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है वहां तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि जब वो ड्यूटी पे गए तो उनकी जांच नहीं हुई, जहां भी वो पहुंचे अगर जांच हुई होती तो शायद वो पहले ही पॉजिटिव निकल आते, जिससे कि एहतियात बरता जाता और अंदर तक यहाँ पीएससी के जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर ना पहुंचता ये संक्रमण। जी इस सेंटर में अब जैसा कि बताया जा रहा है कि ताला लगा दिया गया है, तो वहाँ और भी लोग होंगे, और भी जवान होंगे, तो क्या वो क्वारंटीन किया गया है, क्या कुछ किया गया है मौजूदा जवानों को वहाँ पर जो मजीद है? बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से जब ताला लगाया गया है, संक्रमण वहां पर निकला है, उसके बाद से लोगों को, क्योंकि वहां पर आवास में उनके परिवार भी रहते हैं, पीएससी के जो जवान हैं और जो रंगरूट हैं, कहीं ना कहीं उनका आना जाना कैंटीन तक है, कैंटीन से उनके घर वालों का आना जाना है, जो लोग बाहर से आए हैं और जो ड्यूटी पर थे, तो कहीं ना कहीं संक्रमण बड़ी मात्रा में फैल सकता है, बड़ी तादाद हो सकती है। इसलिए अभी वहां पर सबको घरों में रहने को कहा गया है और जांच की जाएगी, उसके बाद आगे ये साफ तस्वीर आ सकेगी कितने लोग पॉजिटिव हैं। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक और खबर आपको महाराष्ट्र से दे दें, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। 24 घंटे में 137 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव यहां भी पाए गए हैं। जी हां, यही खबर देखिए, महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 137 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 109 पुलिस एहलकारों की कोरोना से हो चुकी है मौत। रियासत में 8,189 पुलिस एहलकार हो चुके हैं सेहतियाब। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस एहलकारों की तादाद 10,163 हो गई है। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहां पर मुतासिर हुए हैं, तो 8,189 पुलिस एहलकार सेहतियाब भी हुए, लेकिन महाराष्ट्र में 24 घंटे में 137 पुलिस एहलकार मजीद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब तक 109 पुलिस एहलकारों की कोरोना से महाराष्ट्र में मौत भी हुई है। 24 घंटे का रिकॉर्ड ये है महाराष्ट्र में कि 137 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरिबी बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,816 नए मरीज सामने आए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासर 23,669 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वहीं रियासत में कोरोना से मुतासर 1,916 मरीजों की मौत हो चुकी है। और वहीं कर्नाटक में कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रियासत में एक ही दिन में 5,619 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं कर्नाटक में आज कोरोना से 100 अफराद की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में 1,848 कोरोना मुस्बत केस दर्ज किए गए। रियासत में कोरोना से मुतासर 5,407 अफराद आज सेहतियाब भी हुए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के सभी 52 अजला में कोरोना अपने पांव पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 872 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 35,470 हो गई है। कोरोना से अब तक 939 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25,380 मरीज सेहतियाब होकर अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हुकूमत ने तिब्बी सहूलियात को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और कोरोना की वबा और दावत रुजू इल्लाह इस उन्वान के तहत जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक ने 15 रोज़ा मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के ज़रिए स्लम और पसमानदा इलाकों में ऑटो रिक्शा के ज़रिए बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन सेमिनार और सिंपोजियम का इनेकाद किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर हल्का डॉक्टर साद बुलगामी ने कहा
कि लॉकडाउन के दौरान जमात इस्लामी के तहत राशन, खाना और माली मदद की तकसीम के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। लॉकडाउन के बाद जमात ने तिब्बी मदद फराहम करने की जानिब तवज्जो दी है। तिब्बी मदद के लिए हेल्पलाइन कायम किए गए हैं। जमात इस्लामी के अमीर हल्का ने कहा कि कोरोना की वबा पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस घड़ी में लोग अपने रब से रुजू हों, अपने आमाल की इस्लाह करें, रूहानी और अखलाकी ताकत के ज़रिए इस मर्ज़ का पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करें। बड़े पैमाने पर लोगों को राहत पहुंचाने, रिलीफ पहुंचाने, खाना खिलाने का काम पूरी रियासत में अंजाम दिया है। और अब क़रीब के 2 महीने में जबकि वबा बढ़ गई है और लोगों में मर्ज़ और अमवात भी हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में जमात ने एक तरफ डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी जो हमारा फोरम है उसको एक्टिव बनाया है और पूरी रियासत में उसकी जानिब से एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है, जिसमें एक तरफ डॉक्टर्स लोगों को टेली कंसल्टेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई और काउंसलिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। और अनंतनाग के विसु काजीगुंड में मिलिटेंटों के हमले में एक सरपंच की हलाकत हुई है। सरपंच की शनाख्त सज्जाद अहमद खांडे के तौर पर हुई है, जो कि बीजेपी सरपंच थे। वाज़ेह के 48 घंटे के दौरान बीजेपी सरपंच पर यह दूसरा हमला किया गया है। काजीगुंड में सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के कत्ल की बीजेपी के तर्जमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने मजम्मत की है। में भारतीय जनता पार्टी का एक सरपंच मारा गया है। 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की दूसरी हरकत होना ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कंडेमेबल है। इससे पुलिस और इंतजामिया दोनों के ऊपर उंगली उठती है। अगर 48 घंटे पहले हुए हादसे के बाद पुलिस हरकत में आती, इंतजामिया हरकत में आती, तो वो जरूर बाकी पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी के बारे में सोचती। उनको या तो सिक्योरिटी मुहैया करते या उनको सेफ जगह ले जाते। इंतजामिया दोनों चीजें करने में नाकाम हो गई। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं उनकी शहादत को सलाम देता हूं, पर साथ ही साथ इंतजामिया, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे यूटी की हो, उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पंचायती राज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना होगा। सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के कत्ल पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने शदीद रंजोगम का इजहार किया है। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने इस ज़िम्न में एक बयान जारी किया। हमारे 20-25 सरपंची जो है वो टारगेट जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं। जे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की और लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान देश है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। उसका अंत तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान को आतंकवादी देश जो है वो घोषित किया जाए और पाकिस्तान को जो है FATF में ब्लैक लिस्ट। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। एकदम शांत है, पीसफुल है। आपको याद होगा पिछले साल जब 370 हटा गए तब से कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ और यही बातें अब दहशतगर्दों को रास नहीं आती। आज जो सरपंच सज्जाद साहब जो उनको शहीद किया, मारा गया, ये अपने आप में एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। देखिए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन पे काम करने वाले लोग, गरीब लोगों के लिए काम करने वाले, उनकी नालियों, उनकी गली, उनकी कोचों, उनकी लाइटिंग के लिए काम करने वाले, मैं समझता हूँ ये बुज़दिलाना हरकत है। इसकी इंसानियत में कहीं इससे दरिंदगी ज़्यादा मिसाल वाली नहीं है। ऐसे वाक़ात को मैं कंडेम करता हूँ और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। देखिए, बार बार जो हमारे 5 सरपंच टारगेट किए जा रहे हैं, जो बेसिक मेंबर्स है इसके डेमोक्रेसी के, उन पे टारगेट किया जा रहा है। उनको सेफ सिक्योर करना आपकी प्रमुखता होनी। गुलबर्गा के ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में बदनवानी और रिश्वतखोरी का संगीन मामला पेश आया। तलबा से पैसे लेकर प्रैक्टिकल इम्तिहान में पास करवाने और रिश्वत न देने वाले तलबा को फेल करने का मामला पेश आया है। इस संगीन इल्ज़ाम में कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव पाटिल को मुअत्तल किया गया है। तलबा के वकील का कहना है कि जनवरी में हुए MBBS फाइनल ईयर के इम्तिहानात में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास करवाने के लिए तलबा से 2 मरतबा रिश्वत तलब की गई
रिश्वत न देने वाले तलबा को इम्तिहान में फेल किया गया। मुतासरा तलबा ने इंसाफ न मिलने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जांच कमेटी ने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को मुअत्तल करते हुए दोबारा प्रैक्टिकल इम्तिहान मुनक्किद करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने ये रिट पिटीशन अलो करते हुए तो यूनिवर्सिटी को एक डायरेक्शन दिया कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे जो ये ग्रीवेंस है स्टूडेंट्स का। तो इसके हिसाब से 15 दिन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट करने का डायरेक्शन हुआ। तो इसके तहत राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। तो उसके सामने पूरे स्टूडेंट्स को जो है मदऊ किया गया। तो उसके साथ तो उनके वकील भी जो है अपेयर हुए हम लोग। तो वो स्टूडेंट्स की जो इंक्वायरी कमेटी जो है वो सारा इंक्वायरी करने के बाद ये तय पाया कि ये जो 5,000 रुपये लेने का जो मामला है सही है। तो उसके बाद जो है सूटेबल एक्शन में भी इनिशिएटर अगेंस्ट सदाशिव पाटिल बोल के तो उनको सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो है ये करप्शन इन दी एग्जामिनेशन लैप्सेस कमेटी के को रेफर किया है उनका मैटर। मुजम्मिल अहमद बाबू कर्नाटक बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नए सदर नामजद हुए हैं। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम की जगह मुजम्मिल अहमद बाबू को अक़लियती मोर्चे का रियासती सदर बनाया गया है। इस मौके पर मुजम्मिल अहमद ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की खैरख्वाह है, मुसलमानों के हरगिज़ खिलाफ नहीं है। मुजम्मिल अहमद 1992 से बीजेपी में शामिल हैं। फिलवक्त कर्नाटक में बीजेपी के सबसे सीनियर मुस्लिम लीडर हैं। आरएसएस के भी सरगर्म रुकन रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के करीबी रिश्तेदार हैं। चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं सेक्रेटरी रहा। उसके बाद में जो स्टेट में आया, स्टेट में 2 टाइम सेक्रेटरी रहा और 2 टाइम ख़जांची रहा। अब इसके बाद में ये जिम्मेदारी मुझे प्रेसिडेंट की जो दिए हैं, सदारत की दिए हैं, इसका मैं बेहद शुक्रगुजार JP नड्डा जी का हूँ, BS येडियुरप्पा जी का हूँ, नलिन कुमार कटील जी का हूँ, BL संतोष जी का और अरुण कुमार जी का हूँ, जो मुझ पर एतमाद करके इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। खबरनामा